एक छोटा सा ग्रह हमारी कल्पनाओं और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का केंद्र बना हुआ है। कभी हमारे सौरमंडल का नवा ग्रह कहा जाने वाला एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसने विज्ञान जगत को विस्मय और रोमांच से भर दिया है। 1930 में अपनी खोज के बाद ये छोटे से बर्फीले संसार ने अपनी अनोखी कक्षाओं, सतह की विचित्रताओं और सौरमंडल में अपनी अद्वितीय स्थिति से हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन 2006 में एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने इस छोटे ग्रह को एक नए वर्ग, बोने ग्रह में परिभाषित कर दिया। यह बदलाव जितना विवादास्पद था उतना ही महत्वपूर्ण भी था। इसने हमें ग्रह को परिभाषित करने और ब्रह्मांड में हमारी स्थिति को समझने के लिए मजबूर कर दिया। यह केवल एक बर्फीला पत्थर नहीं है, यह उन सवालों का प्रतीक है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की ओर खींचते चले जाते हैं। इसके पर्वत, इसके बर्फ के मैदान और अज्ञात गहराइयों में छिपे रहस्य हमें न केवल इसके भौतिक स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि सौरमंडल का विकास कैसे हुआ। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हम सभी से इतनी दूर है कि उसे देखना तो क्या, उसके अस्तित्व के बारे में सोचना भी सवालों के घेरे में है। हम किसी और की नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। सुना है प्लूटो का एक दिन सिर्फ 6.4 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है और इसका एक साल लगभग हमारे 248 पृथ्वी के सालों के बराबर। तो सोचिए, वहां जिंदगी कैसे चलती होगी? क्या कभी प्लूटो पर जीवन के निशान मिले हैं, या फिर यह बस ठंडी वीरान दुनिया है जो अपने अकेलेपन में कहीं खो गई है? आखिर यह प्लूटो है क्या चीज? किसने सबसे पहले देखा इस छोटी सी दुनिया को? और सबसे बड़ी बात, क्यों इसे हमारे सौर मंडल का नौवां ग्रह नहीं माना जाता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना तो चाहता है, लेकिन कहां से जाने? तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं आज के इन्हीं सवालों के जवाब। जब भी किसी ग्रह की बात आती है, तुम्हारे मन में सबसे पहले ख्याल सोलर सिस्टम का आता है, जो सूर्य समेत 8 ग्रहों से मिलकर बना है। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि नवग्रह को खोज लिया गया है जिसका नाम प्लूटो है। जैसे जैसे प्लूटो पर रिसर्च होती गई, वैज्ञानिकों के सामने इसके बारे में एक से बढ़कर एक राज खुलते चले गए और अंत में निर्णय लिया गया कि यह कोई नया ग्रह नहीं बल्कि एक बोना ग्रह है। प्लूटो एक छोटा सा ग्रह है जिसका वजूद भी कभी एक रहस्य था। 1930 में खगोल शास्त्री क्लाइड तांबा ने इसे पहली बार देखा। उस समय प्लूटो पर ज्यादा रिसर्च नहीं की गई थी, लेकिन जितनी भी रिसर्च हुई थी उससे जो डाटा मिला था, वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि प्लूटो का आकार मरकरी से भी बड़ा होगा। और ऐसे ही कुछ परिणाम के आधार पर इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह घोषित कर दिया गया। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जो प्लूटो के बारे में लगाए जा रहे इन अंदाज से बिल्कुल सहमत नहीं थे, क्योंकि प्लूटो बाकी सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग था। इसकी सतह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है। यह देखने में बर्फ के जमे हुए एक गोले की तरह दिखता है। वैज्ञानिकों का प्लूटो के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना गलत नहीं था, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर ही ग्रह का अनुमान लगाया जाता है। कुछ इसी तरह ही साल 1840 में अर्बन लिबरियर एक नए प्लेनेट की भविष्यवाणी करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि नेपच्यून था। उन्होंने गणनाएं की और बताया कि यूरेनस के पीछे कोई तो ऐसी चीज है जो इसके ऑर्बिट पर असर डाल रही है। मगर जब बाद में नेपच्यून को खोजा गया और इस पर रिसर्च की गई तो हमारे सामने कई चौंकाने वाले परिणाम निकल कर आए। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिरकार प्लूटो की खोज कैसे हुई? इसका सबसे पहले पता किसने लगाया? तो बताते चले, प्लूटो के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत 1906 में जब पर्सिबल लवल ने दी सर्च ऑन ऑफ ए पॉसिबल 9th प्लेनेट की शुरुआत की थी। इस नए प्लेनेट को प्लेनेट एक्स का नाम देकर पर्सिबल लोल अपनी इस अनोखी खोज में लग गए। जब ये अपने टेलीस्कोप से प्लेनेट का सर्वे कर रहे थे, तब संयोग से उसमें प्लूटो की भी एक धुंधली इमेज आ गई। लेकिन इस समय पर इन्होंने इन तस्वीरों में कोई ध्यान नहीं दिया। इनकी रिसर्च को अभी कुछ दिन हुए ही थे कि कुछ लीगल इश्यूज की वजह से यह मिशन बंद करना पड़ा। सभी मसलों को शॉर्ट आउट करके 1929 में एक बार फिर इस प्लेनेट एक्स की जर्नी शुरू की गई और इस बार इस नए प्लेनेट को खोजने की जिम्मेदारी क्लाइड टम्बाद को मिली। इन्होंने 1 साल तक इस प्रोजेक्ट पर जी जान से मेहनत की और फाइनली 1930 में हमें बताया गया कि 9th प्लेनेट भी एग्जिस्ट करता है और इस नए प्लेनेट का नाम प्लूटो रखा गया। शुरुआत में प्लूटो के बारे में कई प्रेडिक्शन की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे इस पर रिसर्च की गई वह सभी गलत साबित होती गई। स्टार्टिंग में वैज्ञानिकों ने बताया कि प्लूटो का मास धरती के मास के बराबर होगा, लेकिन जब असली रिजल्ट सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। ये नया ग्रह पृथ्वी तो क्या, इसके सैटेलाइट यानी कि इसके चांद से भी छोटा था। प्लूटो का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 0.2% है और वह इतना छोटा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण यूरेनस के ऑर्बिट में कोई इफेक्ट ही नहीं डालता।
तो आखिर वह रहस्यमय चीज क्या थी जो यूरेनस के ऑर्बिट में इफेक्ट डालती थी? कहीं यूरेनस के पीछे एक एलियन दुनिया तो नहीं थी? ये जानने के लिए नासा ने फैसला किया कि अब हम सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों को बारीकी से जांचें, और ऐसा तभी संभव था जब अंतरिक्ष में कोई ऐसा अंतरिक्ष यान भेजा जाए जो हमें सोलर सिस्टम के बाहरी घरों का रियल डाटा ला कर दे। अपने इस फैसले पर रहकर नासा ने 1970 के दशक में 2 ऐतिहासिक मिशन को लॉन्च किया, जिनका नाम था वॉयर 1 और वॉयर 2, जो आज भी इंसान द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष के सबसे लंबे मुसाफिर हैं और आज भी उनका सफर जारी है। इन अंतरिक्ष यान में लगे कैमरे ने पृथ्वी तक इन बाहरी ग्रहों का सटीक डाटा पहुंचाया, जिसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गईं और हमें पता चल पाया कि अब तक हम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जैसा मानते थे वह वैसा बिल्कुल नहीं है, और उनके पीछे एक और प्लेनेट छिपा हुआ है जो कोई और नहीं, प्लूटो है। लेकिन इन दोनों मिशन को स्पेशली बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण पर रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। हमें अब भी एक ऐसे मिशन की जरूरत थी जो खास तौर पर प्लूटो पर रिसर्च करे। प्लूटो के रिसर्च के लिए डिजाइन किया जाए, तभी जाकर हमें इस डवा प्लेनेट के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती थी, क्योंकि प्लूटो की खोज के 75 साल बाद तक हम यही मानते रहे कि यह एक ग्रह है और इसका साइज बाकी ग्रहों से थोड़ा छोटा है। लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे एक बोना ग्रह घोषित कर दिया। प्लूटो एक छोटा सा बोना ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के एक अंतिम कोने में स्थित है। हमेशा से ही विज्ञान के लिए रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र रहा है। यह एक ऐसा ग्रह है जो अपनी दूरी और अपनी अजनबी स्वभाव के कारण विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती और जिज्ञासा की वजह बना हुआ है। इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हुए इसके बारे में कुछ खास जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लूटो के स्पेशल मिशन डिजाइन किए गए। प्लूटो पर पहला मिशन 19 जनवरी 2006 को भेजा गया, जिसका नाम था न्यू होराइजन्स मिशन। ये 14 जुलाई 2015 को सफलतापूर्वक प्लूटो तक पहुंच गया। न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास पहुंचने वाला पहला और अब तक का इकलौता अंतरिक्ष यान था जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मकसद प्लूटो और उसके चारों तरफ के चांद का विस्तार से अध्ययन करना था। जब यह प्लूटो के पास से गुजरा, तब इसने हमें प्लूटो के सबसे करीबी तस्वीरें और डाटा भेजा जो पहले ना देखा गया था और ना जिसके बारे में हमें कोई भनक थी। इसने जो तस्वीरें पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के पास भेजी, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इन तस्वीरों का कहना था कि प्लूटो पर एक ग्लेशियर है जो दिल्ली के आकार का था और यह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना था। केवल इतना ही नहीं, इसने प्लूटो की सतह पर 3500 मीटर तक ऊंची बर्फ के पहाड़ भी देखे। प्लूटो की सतह पर ग्लेशियरों की हलचल ने यह दिखा दिया कि यह एक सक्रिय और गतिशील ग्रह है। इस मिशन से पहले हमें केवल यह पता था कि प्लूटो का एक चंद्रमा भी है, लेकिन यह कैसा होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता था। मगर न्यू होराइजन्स ने इस रहस्य से भी पर्दा उठा दिया। इसने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चारो का भी विस्तार से अध्ययन कर लिया, जिससे पता चला कि चारों ओर प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बैंड एक अनोखा और मजबूत कनेक्शन है। यह मिशन केवल प्लूटो तक ही केंद्रित नहीं था, बल्कि न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के बाद अपने मिशन को आगे बढ़ाया और कुपर बेल्ट की वस्तुओं का अध्ययन करना शुरू किया। इसने एक और छोटी बॉडी आरोपोथ को 2019 में एक्सप्लोर किया, जो हमें सौरमंडल के गठन के बारे में जानकारी देता है। वैसे तो न्यू होराइजन्स ने भी हमें प्लूटो के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन ये प्लूटो को अच्छे से समझने के लिए काफी नहीं है। अभी तक प्लूटो के लिए सिर्फ एक समर्पित मिशन भेजा गया है जिसका नाम है न्यू होराइजन्स। लेकिन नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां भविष्य के मिशन की योजना बना रही हैं। एक प्लूटो ऑन ऑर्बिटर मिशन के बारे में सोचा जा रहा है, जो प्लूटो के ऑन ऑर्बिट में घूमकर इसके रहस्यों को गहराई से समझने की कोशिश करेगा। प्लूटो पर की गई रिसर्च से यह तो साबित हो गया कि यह एक मृत और निष्क्रिय ग्रह नहीं है, बल्कि एक सक्रिय और जीवित दुनिया है। वहां नाइट्रोजन और मीथेन के ग्लेशियर मिलते हैं जो सतह पर धीमी गति से चलते हैं। चारों ओर प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बंधन बिल्कुल अनोखा है, जो हमें कोई ग्रह चंद्रमा प्रणाली में देखने को नहीं मिलता। प्लूटो का हृदय एक भावनात्मक और वैज्ञानिक प्रतीक बन गया है। मगर अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, आखिर वो कौन सी बातें थी जिन्होंने प्लूटो को ग्रह से हटा दिया और बोना ग्रह बना दिया। आइए अब इस समस्या से सबसे पहले प्लूटो की कक्षा बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग है। जहां बाकी ग्रह सूर्य के चारों तरफ लगभग गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वहीं प्लूटो की कक्षा अंडाकार और झुकी हुई है। इतना ही नहीं, कभी कभी प्लूटो की कक्षा नेपच्यून की कक्षा के अंदर तक आ जाती है, जिससे यह नेपच्यून से भी बहुत करीब आ जाता है। दूसरी बात, प्लूटो का आकार ये इतना छोटा है कि इसे हमारे चंद्रमा से भी छोटा माना जाता है।
यही कारण है कि इसे बाकी ग्रहों के मुकाबले छोटे यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तीसरी बात, प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर है कि अपने आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं कर सकता। एक ग्रह को ग्रह कहा जाने के लिए यह अनिवार्य शर्त होती है। प्लूटो के पास अपनी कक्षा में कई अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड यानी कि एस्टेरॉइड्स और मेट्रॉइड्स, कूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं। प्लूटो की कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनियन ने ग्रह की परिभाषा को बदल दिया और एक नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह बनने के लिए 3 शर्तें रखी गई। पहली, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो। दूसरा, उसका आकार गोल हो यानी उसके गुरुत्वाकर्षण ने उसे गोल बना दिया हो। नंबर 3, उसने अपनी कक्षा को पूरी तरह क्लीन कर दिया हो। पहली 2 शर्तें तो प्लूटो ने जैसे तैसे करके क्रॉस कर ली थे, लेकिन बदकिस्मती से यह तीसरी शर्त पर खरा नहीं उतरा और जिसकी वजह से इसे एक ग्रह होने का खिताब छीन लिया गया और यह डवा प्लेनेट बनकर रह गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्लूटो की कहानी खत्म हो गई। प्लूटो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमय है। वहां की सतह बर्फ और पहाड़ों से ढकी है और इसका वातावरण भी एक अनोखी दास्तान कहता है। वैसे आप क्या चाहते हैं? सच में ऐसा हो? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।